हाँ जी, तो राम राम जी सर। और क्यों, उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो किए चले तैयारी। और टॉपिक आपनो एक आ क्लास है और एक अगली क्लास होगी, इन आपनो कुछ का चैप्टर जो आपनो कंप्लीट हो जाएगा पूर्णतः। ठीक है, तो अब जिक्र करना अपना टॉपिक आ गया। कल थोड़ा थाने भी पता है मौसम की वजह से लाइट की प्रॉब्लम रहने लग रही है, बिंक क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब होने लग रही है। ठीक है, बाकी जो भी मौसम सही होगा अपनी क्लास रेगुलर और सही तरीके से लग रहेगी। ये कि रवि सर की क्लास भी थाने पता है 2-3 दिन को नहीं आई, तो वो मौसम खराब की वजह से क्लास रिकॉर्ड को नहीं हुआ सही तरीके से। तो बीच में कुछ थाने पता है जैसे माने भाषण को खिड़कलान लग जाए, बूढ़ियान लग जाए, मकोड़ान लग जाए, हैं तो वे फिर पढ़न बोला आ जाए, फिर वे पढ़ जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। कंपटीशन तो आगे ही बहुत है। तो भी करके फिर थोड़ा सा अपन रोकनी पड़ी क्लास। और कल अपना चैप्टर चलो माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट कर लियो। अपने दूसरो लवक का बारे में आप बात करा, जठा अपना वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक तक पढ़ लियो। हरित लवक में अपने पढ़ना प्रकाश संश्लेषण। चलो अब प्रकाश संश्लेषण थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बिंग बारे में अपन थोड़ा सा गहराई में कौन जानो नहीं, क्योंकि ज्यादा गहराई अपन बिंग में आगे जब पाद चैप्टर पढ़ना है बिंग अंदर पढ़ना। ठीक है, तो ऊपर लो मैं थोड़ा सा एक बार मिटाऊं। ठीक है, क्योंकि कल थे स्क्रीनशॉट ले लियो और स्लाइड बनाने में थाने पता है टाइम लग गया थोड़ा सा बिंग वजह। ठीक, अब बात करें प्रकाश संश्लेषण की, हरित लवक की। चलो क्या बात करा प्रकाश संश्लेषण, सारा ने पता है प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। देखो ये जरूरी क्यों है, तो मैंने आपको बताया था कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस है। ये तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और पाया जाता है हरित लवक, और जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, जो जंतु कोशिका में क्या है नहीं पाया जाता। ठीक है, तो अगर हमारे अंदर भी हरित लवक पाया जाता तो कैसा होता, बड़ा मजा आता। ना ही तो कमाने की टेंशन होती और ना ही खाने पकाने की ना, सिर्फ धूप में पड़े रहते मजे से। फोटोसिंथेसिस होता रहता, झंझट ही नहीं रहता ना ये फोन होते ना कुछ और, एक अलग ही जिंदगी होती जो हमारे इमेजिनेशन से बाहर है। चलो बातें कम करते हैं, मेरे टॉपिक पे आते हैं। हरित लवक कहां पे पाया जाता है, पर ये पाया जाता है कहां पे पाया जाता है, ये आपकी होती है पौधों की। मैं पत्तियां बनाता हूं, ज्यादा खूबसूरत तो मुझे बनानी नहीं आती, पर फिर भी थोड़ा सा बना देता हूं आपके लिए। ये पौधे की पत्तियां होती है। ठीक है, ये होती है हरी। क्या होती है सर, हरी। जो पौधे की पत्तियां हरी होती हैं उनमें पाया जाता है हरित लवक। ठीक है, तो जब इस पौधे की आप टीएस काटते हो, ठीक है, टीएस काटते हो तो उसमें आपको दिखाई देती है पर्ण मध्योतक सेल। कौन सी सेल, पर्ण मध्योतक सेल। याद रख लेना कौन सी सेल, पर्ण मध्योतक सेल। कौन सी सेल, पर्ण मध्योतक सेल। इस सेल में ये आपका हरित लवक पाया जाता है। ठीक है सर, यहां तक तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। बाकी सारी सेल की अपने जब इसकी पत्ती की काटेंगे तो सारा बताऊंगा। ठीक है, चलिए पर्ण मध्योतक सेल तक आपको आ गया समझ। सर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है थोड़ा सा बता देता हूं, ज्यादा अपनी बात नहीं करेंगे। देखो फोटोसिंथेसिस में हमें चाहिए क्या क्या, वो देखिए। एक तो चाहिए सर हमें CO2, एक चाहिए हमें क्या चाहिए भी बोलो साथ साथ, H2O, और क्या चाहिए सूर्य का प्रकाश, और क्या चाहिए, और चाहिए सर हमें हरित लवक। ये चार चीजें होती हैं और इससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखो अब थोड़ा सा विचार कीजिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये भी हमें प्राप्त हो रहा है वायुमंडल से, ये भी हमें हो रहा है, ये भी हमें, हमारे पास यही तो नहीं है, इसी की कमी है। तो अब देखिए होता क्या है, कोई भी पादप है ये CO2 वो प्राप्त करेगा कहां से, पत्तियों के रंध्र से, पत्तियों के रंध्रों से। ठीक है, प्राप्त कर लिया। जल कहां से प्राप्त करेगा, जल प्राप्त करेगा जी जड़ से, जड़ से या मूल से, या इसको रूट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी, रूट। रूट से ये प्राप्त कर लेगा। रूट से जैसे इसने खींचा, देखो थोड़ा सा आपको एक चीज और बताता हूं, ये अपने पेड़ बनाते हैं ना, तो पत्तियां तो यहां पे होती है, जड़ यहां पे है, तो पौधों ने जड़ तो यहां से चलो भूमि से प्राप्त कर लिया, यहां पर कैसे लेके जाएंगे, यहां पर एक पौधे के अंदर उत्तक पाया जाता है। इस तरह से पौधे के अंदर उत्तक पाए जाते हैं, नलिका रूप, नलिकाओं के रूप में पाए जाते हैं
और इस नलिका रूपी ऊतक का नाम होता है जी जाइलम। क्या नाम होता है सर? जाइलम। याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस जड़ से पौधे ने जल का अवशोषण किया और इस जाइलम के द्वारा ये जाएगा पौधों में। कौन से ऊतक के द्वारा? जाइलम। जैसे जल और जैसे जाइलम। क्लियर? पौधों की पत्तियों में जल आ गया। अब आता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है जी। आपने सोलर पैनल देखे हैं क्या? सोलर पैनल बहुत लगे हुए हैं। वो है ना, इस पत्तियों के रूप में आधारित होते हैं। जिस तरह से पत्तियां फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाती हैं, उसी तरह से सोलर पैनल आते होते हैं, वो ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है? तो सूर्य की लाइट इस पे पड़ती है, इसकी सूर्य की प्रकाश हरित लवक ये आपस में करते हैं रिएक्शंस और अपना क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं, C6H12O6। साथ में रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन रंध्रों के द्वारा आ जाती है वायु में। ठीक है सर, ऑक्सीजन तो आ गई। इस ग्लूकोज का क्या करें? करना क्या है? ग्लूकोज कहां बना है? हमारी पत्तियों में बना है ग्लूकोज। तो इसे अब शरीर के यानी कि पौधे के हर भाग में लेके जाना पड़ेगा। वहां के लिए भी ऊतक होता है। कौन सा होता है सर? उस ऊतक का नाम होता है बेटा जी फ्लोयम। कौन सा होता है? फ्लोयम ऊतक। कौन सा ऊतक? फ्लोयम ऊतक। अब इसको कैसे याद रखोगे? भोजन को क्या बोलते हैं? फूड। एफ से फूड और एफ से फ्लोयम। जैसे जाइलम जैसे जल, एफ से फूड एफ से फ्लोयम। इस तरह से होती है हमारी फोटोसिंथेसिस। ये मैंने हल्की सी बताई है जब मैंने आपको बताया कि 11वीं क्लास की अपने बायोलॉजी कंप्लीट बायोलॉजी करेंगे। अभी तो मैं देखो 10th लेवल की चल रही है अपनी, ये 11th लेवल का चैप्टर मैंने जरूर करवाया है। ठीक है, ताकि वहां ना करवाना पड़े, क्योंकि ये सिलेबस में है बच्चों के थोड़ा सा कोशिका। अगर फोटोसिंथेसिस और वीक और डीप में होगा ना तो उसमें अपने जाएंगे नहीं। जब 11वीं लेवल की साइंस करेंगे तब उसमें आपको और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, हरित लवक की ये बात आई समझ में? चलिए, प्रकाश संश्लेषण करता है। एक होता है उसमें कैरोटेनॉइड। हरित लवक का दूसरा भाग होता है कैरोटेनॉइड। ये क्या करता है? कौन सा होता है? कैरोटेनॉइड। कैरोटेनॉइडिया। इसमें जो होते हैं, एक तो होता है कैरोटीन। क्या होता है सर? कैरोटीन। कैरोटीन। और दूसरा होता है आपका जेंथोफिल। क्या होता है? कैरोटीन और जेंथोफिल। ये दो होते हैं सर। ठीक है जी, कैरोटीन और जेंथोफिल ये दो होते हैं। उसके बारे में अपने आगे विचार करते हैं। देखिए, कैरोटीन और जेंथोफिल को देखते हैं तो हरित लवक, जो जेंथोफिल और कैरोटीन होते हैं ना, ये क्या काम करते हैं? ये सर काम करते हैं हमारा पौधे को रंग प्रदान करने का। रंग भी ये प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। साथ में कॉपी लेके जरूर बैठें ताकि आपको चीजें हैं जो आप नोट डाउन करते चलें। अकेले वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं। आप वीडियो देख लेते हो, चला लेते हो, तो उसका देखने का कोई फायदा नहीं। आपको एक बार लग रहा होगा सारा समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप कॉपी में नोट डाउन करोगे तो आपको एक अलग ही मजा आएगा उसमें। तो आज जो कल वाली वीडियो आई थी अपने, उसमें एक बच्ची ने कमेंट किया था, लकी बीका के नाम से कोई आईडी है। तो मैं उसमें आपको बता देता हूं कि जो आपने बोला था कि सर थोड़े से जो अक्षर है वो क्लियर नहीं हो रहे, तो वो मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं क्लियर हो। इसके लिए हम वेरी सॉरी, धीरे धीरे अपने चीजों में सुधार आता जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए माफी चाहते हैं, थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। हरित लवक की लंबाई पूछ रहा है। इसकी लंबाई होती है जी 5 से 10 म्यू एम यानी कि माइक्रोमीटर, और चौड़ाई 2 से 4 म्यू एम। ठीक है सर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसकी संख्या यानी कि हरित लवक की संख्या भी, इसकी सक्रियता यानी कि जो हरित लवक की संख्या है ना, वो अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग उसके कार्य के आधार पर डिसाइड होगी कि कौन कोशिका कितना काम कर रही है, कौन पौधा ज्यादा जरूरी है। जिसके लिए ज्यादा वो हार्डवर्क करेगा उसके ज्यादा क्लोरोफिल होंगे, जिसके वो कम हार्डवर्क है उसके लिए कम क्लोरोफिल होंगे। ये बात इसकी सक्रियता पर निर्भर करती है। जैसे कि एग्जांपल में अपने लेते हैं क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, और नील हरित शैवाल। क्लेमाइडोमोनास आपको याद रखना है, क्लेमाइडोमोनास एक प्रकार का जिलिया, आप वो जीन कह सकते हो या छोटा पौधा कह सकते हो। तो इसके अंदर जो क्लेमाइडोमोनास की सेल है उसमें 20 से 40 हरित लवक पाए जाते हैं। हरित लवक पर सेल यानी कि क्लेमाइडोमोनास की एक सेल में, किसकी सेल में? क्लेमाइडोमोनास और
हरित शैवाल। ये दो आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, एनसीईआरटी की बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें कितने पाए जाते हैं? एक कोशिका के अंदर 20 से 40 तक हरित लवक एक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। दोहरी झिल्ली आवृत कोशिकांग, यानी कि जो आपका हरित लवक है, क्या है सर? आपका जो हरित लवक है या जो आपका लवक होता है, सॉरी लवक की बात हो रही है, हरित लवक हमने पढ़ लिया है, लवक, ठीक है। लवक जो कोशिकांग है उसके ऊपर भी 2 झिल्लियां पाई जाती हैं। कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं सर? 2 झिल्ली। और इसके पास भी खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए। तो यह भी एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, जैसे अपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा ना, सेम टू सेम वैसा ये होता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखो अब अपने इसको थोड़ा सा बनाते हैं ढंग से। ये मान लीजिए आपका इस तरह से ये होता है, ये दोहरा कोशिकांग बना दिया मैंने, और इस तरह से, हाँ जी इस तरह से होता है, और इस तरह से इसमें संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं पिठिका, गाढ़े रूप में पाए जाने वाला द्रव्य, यानी कि इसके अंदर ये द्रव्य पदार्थ पाया जाता है, द्रव पदार्थ पाया जाएगा इस तरह से, ठीक है। जो द्रव्य पदार्थ इसमें गाढ़े रूप में पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं सर पिठिका। क्या बोलते हैं? पिठिका बोलते हैं, ठीक है। जैसे पिट्ठी गाढ़ी होती है ना, वैसे इसके अंदर भी पिठिका वो गाढ़े रूप में होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ग्रेनम, थाइलेकोइड का समूह है। ये जो मैंने बनाया है ये एक सिंगल सेल, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये जी अकेली सेल होती है, यानी कि इस प्रकार से इसको मैं बाहर निकाल के देखूं, इस तरह से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, जिस तरह से अपने सिक्के को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते हैं ना, उसी प्रकार से। तो एक इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। जैसे ये गोल गोल थाली के समान है ना, याद करने के लिए बता रहा हूं, थाली के समान है तो थाली के समान संरचना थाइलेकोइड, ठीक है। तो ग्रेनम क्या है? यानी कि ये जो एक के ऊपर एक थाइलेकोइड रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक थाइलेकोइड रखे हुए हैं, इसे बोलते हैं जी ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं बेटा जी। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। यानी कि ये जो पूरी संरचना है ये आपकी कहलाती है ग्रेनम। क्या कहलाती है जी? आपकी ग्रेनम, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। पिठिका पटलिका 2 ग्रेनम को आपस में जोड़ती है, यानी कि ये भी एक ग्रेनम है तो ये भी एक ग्रेनम होता है, इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा। तो इस प्रकार से मैं इसको जोड़ने के लिए एक नलिका बना रहा हूं या एक पट्टी बना रहा हूं, इस तरह से ये दोनों ग्रेनम को आपस में जोड़ रही है। 2 ग्रेनम को जो आपस में जोड़ती है उसे आप बोल सकते हो सर, क्या बोल सकते हो? पिठिका पटलिका। पिठिका पटलिका क्या बोलते हो? पिठिका पटलिका, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। 2 ग्रेनम को आपस में जोड़ती है। अब ग्रेना, यानी कि ये एक ग्रेनम हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये क्या हो गया? एक पिठिका पटलिका द्वारा ये हो गया एक ग्रेनम, ये हो गया एक ग्रेनम, तो ये भी एक ग्रेनम ही है। क्या बोल रहा है? ग्रेना, यानी कि ग्रेनम का समूह है। अगर 2 से ज्यादा ग्रेनम होंगे तो ये पूरा ग्रेनम का समूह क्या कहलाएगा? आपका ग्रेना कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? ग्रेना। पूरा ग्रेनम का समूह है ग्रेना। वर्ण थाइलेकोइड की झिल्ली के अंदर मिलते हैं, यानी कि हमने जो वर्णों की बात की थी, कौन कौन से? वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक, ये यहां पर मिलते हैं, यानी कि ये थाइलेकोइड में मिलती है। इसमें थाइलेकोइड में क्या मिलते हैं जी? वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक क्या कहां पाए जाते हैं? वर्णक पाए जाते हैं थाइलेकोइड, ठीक है जी। इसी की उपस्थिति के कारण पौधों में विभिन्न रंग दिखाई देते हैं, यानी कि इन वर्णकों के कारण ही मैं पहले बता दिया था आपने कि वर्णकों के कारण ही पौधों में क्या देते हैं? विभिन्न रंग दिखाई देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में आया होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा ये डायग्राम भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा देख लेना इसको जूम करके। और चलो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। देखिए थोड़ा सा इधर होके बताते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे पहले बताया, जूम कर लेना वीडियो को बच्चों, ठीक है। ये जो मैंने लिक्विड रूप में भरा हुआ बताया, ये आपको पिठिका बताई दिया, ठीक है। ये क्या होता है? ट्यूमन होता है। ये बाह्य झिल्ली होता है, बताई दिया। ये भीतरी झिल्ली होती है, देखो ये सबसे ऊपरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली, ये भीतरी झिल्ली, ठीक है। और ये इसके क्या समूह है? किसके?
ग्रेनम हो गया आपके, ये एक सिंगल पीस आपका थाइलेकोइड हो गया, ये आपकी पिट्ठिका होगी जो इन दो ग्रेनम को जोड़ती है, ये होती है आपकी पिट्ठिका पटलिका। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेना। ये सारी चीजें मैंने बनाई है, इसको साफ बनाया, इसको मैंने रफली बना दिया, बाकी चीज यही है, कोई दिक्कत इसमें ये स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपने आगे बात करते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं। हाँ जी, अगला कौन सा कोशिकांग होता है? अगला है जी हमारा राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग है सर? हमारा अगला कोशिकांग है वो राइबोसोम है। इसकी पहले खास बात क्या है कि यह झिल्ली वहीन होता है, यानी इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। झिल्ली वहीन कोशिकांग मतलब झिल्ली नहीं पाई जाती। दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के सेल में पाया जाता है। मतलब कि मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने प्रोकैरियोटिक सेल की बात की थी तब मैंने उसमें राइबोसोम आपको पढ़ा दिया था और इसमें भी पढ़ाऊंगा। मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल यानी कि असीम केंद्र के और ससीम केंद्र के दोनों प्रकार के सेल में आपका जो राइबोसोम है वो पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है आपके लिए कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो आप बोल सकते हो कि सर राइबोसोम। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि झिल्ली वहीन कोशिकांग कौन सा है? तो आप ये बोल सकते हो कि झिल्ली वहीन कोशिकांग हमारा राइबोसोम होता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपको दो लाइनों में मिल चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी भाई साहब जॉर्ज पैलेट। किसने की थी? जॉर्ज पैलेट ने इसकी खोज की थी। किसकी खोज? राइबोसोम की खोज। राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलेट। कब की थी? 1953 में। कब की थी सर? 1953 में की थी। चार क्वेश्चन बन चुके हैं आपके। पहला क्वेश्चन कि राइबोसोम झिल्ली वहीन कोशिकांग होता है। दूसरा क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी आपकी जॉर्ज पैलेट। कब की थी? 1953 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। सघन कणिका में संरचना के रूप में, यानी कि सघन का मतलब होता है कि यह थोड़ा सा उलझा हुआ, यानी कि सघन का मतलब अपने इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस प्रकार से सघन कणिका में संरचना के रूप में पाया जाता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। यह बना किसका होता है? यानी कि राइबोसोम किसका बना होता है? तो सर आप इसे राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी कि RRNA, राइबो न्यूक्लिक अम्ल RRNA और प्रोटीन यानी कि प्लस आप प्रोटीन भी कह सकते हो। ये इस दो चीजों का ये आपका राइबोसोम होता है जो बना होता है। RRNA यानी कि R स्मॉल r फिर RNA, राइबो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, इन दोनों का क्या बना होता है? आपका राइबोसोम आपका है जो बना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। इसे जंतु कोशिका में खोजा गया, यानी कि राइबोसोम की जो खोज हुई है ना वो जंतु कोशिका में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपको इतने ध्यान रखना है। अब इसके प्रकार ध्यान में रखने हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके सर दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला प्रकार होता है इसका 70S और दूसरा प्रकार होता है इसका 80S। ठीक है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, दो प्रकार के आपके राइबोसोम होते हैं। पहले अपने 70S की बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में यह पाए जाते हैं, यानी कि जो आपके 70S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में अपने बात कर ली थी, और यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं, यानी कि ये दोनों प्रकार के जो सेल हैं उसमें ये पाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनता जाता है कि राइबोसोम का कौन सा प्रकार है जो सभी कोशिकाओं में या दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाएगा? तो आप बोल सकते हो कि सर 70S। ठीक है, इसके भी आगे दो उप इकाई होती है। उप इकाइयां कितनी? उप इकाइयां, उप इकाई कितनी? उप इकाई दो सर, एक तो 50S और एक 30S। तो आप बोलोगे कि सर 50 और 30 तो 80 होते हैं, यहाँ पे 70 लिखो, ऐसा नहीं होता। इसमें जब S, पहले अपने S की बात करते हैं फिर आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। S का मतलब होता है स्वेडबर्ग इकाई, स्वेडबर्ग इकाई, ये याद रखना, या अवसादन गुणांक, स्वेडबर्ग इकाई या अवसादन गुणांक।
यह अप्रोक्ष रूप में आकार व घनत्व को बताता है, यानी कि राइबोसोम के आकार को या घनत्व को ये बताता है। देखिए क्या होता है जब इसका प्रैक्टिकल किया जाता है ना लैब में, राइबोसोम को जब परखा जाता है कि कौन से प्रकार के होते हैं, तो इसमें एस स्वेड्सबर्ग जो आपकी स्वेड्सबर्ग इकाई होती है उसका मापन किया जाता है कि कौन 70 पर जाकर रुकता है, कौन 80 पर जाकर रुकता है। ठीक है, तो अगर पहले इसकी उप इकाइयों को देखा जाता है तो ये 50 पर रुक जाता है और ये 30 पर रुक जाता है। ठीक है, तो ये उसकी उप इकाइयों हो जाती हैं। जब इन दोनों को मिक्स करके प्रैक्टिकल किया जाता है तब ये 70 पर रुकता है, इसलिए बोला जाता है। ठीक है, एस का मतलब स्वेड्सबर्ग इकाई अवसादन गुणांक। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं 80S राइबोसोम। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यानी कि विकसित कोशिकाओं में पाया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका यही बन सकता है कि एस जो 80S प्रकार का जो राइबोसोम है वो कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, तो आप बोलोगे कि केवल सर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसकी भी दो उप इकाइयां होती हैं, एक 60S और एक 40S। ठीक है, तो जब इसकी उप इकाइयों को अलग करके लैब में प्रैक्टिकल किया जाता है, उप इकाइयों को पहले अलग किया जाता है और जब इनका प्रैक्टिकल किया जाता है, ठीक है, तो जो आपकी 60S है ना, ये आपकी बड़ी इकाई होती है, उप इकाई है, तो बड़ी उप इकाई, और जो 40S है वो आपकी होती है छोटी उप इकाई। क्या होती है? छोटी उप इकाई। ठीक है दोस्तों, तो जब बड़ी और छोटी को जैसे पहले इस उपाय का प्रैक्टिकल किया जाता है तो ये 60S पर जाकर रुक जाती है, तकनीक 60S पर, और छोटी S को किया जाता है तो ये रुक जाती है आपकी 40S पर। तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर 40 और 60 तो 100 होते हैं। बेटा जी ऐसा नहीं होता, जब इन दोनों को मिक्स करके प्रैक्टिकल करवाया जाता है तो ये 80S पर जाकर रुक जाती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लैब में समझाई जाती है चीजें। ठीक है, अभी आपको 70 और 80S की ये दोनों उप इकाइयां ध्यान रखोगे, इतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है जी, अब मैंने ये छोटा सा डायग्राम बनाया है, तो ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है ये इसकी बड़ी इकाई होती है, और जो मैंने ब्लू पेन से बनाया है ये आपकी छोटी इकाई होती है या छोटी उप इकाई होती है, और ये आपका कंप्लीट राइबोसोम होता है। ठीक है दोस्तों, राइबोसोम इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। जब मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाया था आपको, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो राइबोसोम होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो हमारा प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। यह सबसे छोटा कोशिकांग है। जब अपने कोशिका चैप्टर शुरू किया था तभी मैंने इसमें आपको बता दिया था कि सबसे छोटा कोशिकांग आपका कौन सा होता है, सबसे छोटा कोशिकांग आपका राइबोसोम होता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर देखते हैं अगली स्लाइड के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई चीज नहीं समझ आई कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे अंदर कमियां होगी आप बताओगे तभी तो मैं उसमें सुधार कर पाऊंगा। आप वीडियो देखोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप क्या चीज मिस कर रहे हो, आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही। ठीक है, धीरे से आगे से मैं ये प्रयास करने का प्रयास करूंगा कि आपको डायग्राम है वो कॉपी पे या पे मैं साफ बनाया करूं। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत तो लगेगी पर कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, मिलते हैं अगली स्लाइड में। हाँ जी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप इसका, ताकि बाद में आपको थोड़ी सी परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। अगला कोशिकांग है जी हमारा साइटोपंजर। क्या है जी? साइटोपंजर। ठीक है, और इसको साइटोस्केलेटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन। देखो इस चीज को थोड़ा सा समझो आप। पंजर का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से जाल कह सकते हो उसको। ठीक है, जैसे हमारा शरीर है, आप कह रहे हो कि मैं इतना खूबसूरत हूं, मैं इतना खूबसूरत हूं, वो इतना खूबसूरत है, कोई खूबसूरत नहीं है। तो सर जब हमारे शरीर में हमारा कंकाल हमें दिखा दिया जाए तो क्या हम खूबसूरत होंगे? नहीं होते हम खूबसूरत, सभी एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो अपनी खूबसूरती पर कभी घमंड मत करना। ठीक है, दूसरी बात, आप खूबसूरत नहीं हो, ना मैं खूबसूरत हूं, ना आप खूबसूरत हो, तो सर क्या खूबसूरत है? खूबसूरत है हमारा टैलेंट, हमारी जॉब, हमारा स्टेटस। ठीक है, उसी को देखकर लोग हमें जज करते हैं। ठीक है, आप आज सर्विस में लग जाओ, ठीक है, तो आपको लोग पूछेंगे कौन सी सर्विस में हो, आपको कितनी इज्जत देनी है वो उसके आधार पे देखेंगे। और आप किसी शादी में जाते हो तो वहां पे आपको पहले यही सवाल पूछा जाता है कि क्या करते हो। अगर अपने उसमें जवाब दे दिया कि बस ठीक है कहां टाइम पास तैयारी लाग रहे हैं, तो वो आपको इतना भाव नहीं देता। और वहीं आप बोल दोगे मैं जी स्कूल में प्रिंसिपल हूं, या मैं इसमें एलडीसी हूं, या मैं एसआई हूं, या मैं लैब असिस्टेंट, या जो भी आप पोस्ट का नाम बताते हो, तो वो आपको उसके आधार पे बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। ठीक है,
तो चलते हैं अपने साइटोपंजर पे। साइटोपंजर, ठीक है, यानी कि सीधी सी बात कह सकते हैं कि एक साइटोस्केलेटन इसका एक अन्य नाम है। इसको समझिए, किसका बना होता है? ये प्रोटीन युक्त होता है। किसके युक्त होता है? प्रोटीन युक्त फैला हुआ जालिका तंत्र होता है। ये एक तंत्र होता है जालिका तंत्र, ठीक है। अब ध्यान देना है, मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे? प्रोटीन युक्त लिखा हुआ है, तो इसमें आपको प्रोटीन का नाम ध्यान रखना है बेटा जी। प्रोटीन का नाम होता है आपका एक्टिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? एक्टिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? एक्टिन प्रोटीन। ये इस एक्टिन प्रोटीन का बना होता है जी आपका साइटोप्लाज्म। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फैला हुआ जालिका तंत्र, यानी कि कोशिका में फैला हुआ है तो जालिका तंत्र के रूप में, यानी कि उलझा हुआ, इस प्रकार से कह सकते हो आप। कोशिका के अंदर इस प्रकार से जालिका तंत्र के रूप में ये पड़ा रहता है। प्रोटीन कौन सा है? एक्टिन। कोशिका द्रव्य में मिलता है, अभी बात करेगी इसकी। कोशिका द्रव्य में मिलेगा, क्योंकि अपने कोशिकांग कहां पे पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, तो इसमें कोई आपको उलझने वाली ज्यादा बात नहीं है। कार्य की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यांत्रिक सहायता, यानी कि कोशिका में उसको सहायता प्रदान करता है, उसकी यांत्रिक, उसे कोशिका को सहारा देता है, उसे यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है। उसको एक आकार भी अपने कह सकते हैं कि उसके एक आकार देने में भी ये मदद करता है। गति, कोशिका में गति की अपने बात की थी कि किसके द्वारा होती है? पक्षमाभ और पेशाबिका। पेशाबिका और पक्षमाभ, यानी कि फ्लैजिला और सीलिया, ठीक है। तो जो अपने फ्लैजिला और सीलिया बनते हैं ना, वो इसी से बनते हैं। इससे बनते हैं साइटोप्लाज्म से, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो, गति करने कोई चीज बनेगी तभी तो अपने हाथ पैर बनेंगे, तभी तो अपनी गति करेंगे ना, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट लिख दिया कि गति में सहायता करता है, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा बात ये बता दी कि गति करने वाले जो कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं, पेशाबिका और पक्षमाभ, उसको बनाने में ये हेल्प करता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, बनाने में हेल्प करता है या इसी से बनता है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए, कोशिका के आकार का निर्धारण करता है या उसे आकार में बनाने में भी मदद करता है। ये बात भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दी थी, ठीक है। चलिए आगे बात और कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका साइटोप्लाज्म से 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? कि प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, कोशिका द्रव्य में मिलता है, कार्य यांत्रिक सहायता, गति, पेशाबिका और पक्षमाभ बनाने में, कोशिका के आकार का भी बनाए रखता है, कोशिका के आकार को भी ये बनाए रखता है। यहां पर होता है सर अपना साइटोप्लाज्म कंप्लीट। स्लाइड थोड़ी सी मतलब ज्यादा लंबी जाएगी, इसलिए मैं साथ साथ चीजों को मिटा रहा हूं। तभी मैंने आपको बोला था कि बेटा स्क्रीनशॉट ले लो पहले ही। चलिए, हाँ जी, देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने लेना है तो, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है सूक्ष्म काय। सूक्ष्म काय या माइक्रो बॉडी, या सूक्ष्म काय या माइक्रो बॉडी। सूक्ष्म का मतलब माइक्रो, काय का मतलब बॉडी, बस क्या दिक्कत है। झिल्ली आवृत थैली होती है ये, यानी कि झिल्ली से इसके ऊपर एक, यह एक थैली नुमा संरचना है, सीधी सी बात ये समझ लो। इसके ऊपर एक झिल्ली बनी हुई है, ठीक है। पहली बात तो ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सर इंपॉर्टेंट बात बताइए ना। चलिए इंपॉर्टेंट बता देते हैं। विभिन्न प्रकार के एंजाइम इसी में मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं बस। कोशिका के लिए जो उपयोगी विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं वो इसी में मिलते हैं, ठीक है जी। जंतु व पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी कि जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है, ठीक है जी। इसमें कोई खास बात आपकी नहीं थी। अगले बात करते हैं तारक काय। कौन सा काय? तारक काय। कौन सा काय? तारक काय, ठीक है जी। तारक काय की थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। देखो बुक्स में लिखा हुआ वो चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो बाकी जैसे जैसे अपने साइंस में आगे बढ़ते जाएंगे चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। उम्मीद करता हूं जिन बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट नहीं था उनका साइंस में इंटरेस्ट जरूर बन गया है, ठीक है। तो एक चीज मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूं कि अगर आप थोड़ी सी इसकी वीडियो की क्वालिटी देखते हो तो इसके लिए मैं आपको क्षमा चाहता हूं पहले ही, क्योंकि थोड़ा सा सिस्टम कम है अभी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा। लेकिन अगर आप इसके मैटर को ध्यान से देखते हो तो इतना ज्यादा मैटर शायद ही आपको मिले, ठीक है। क्योंकि मैटर लिखने में टाइम लगता है, एक स्लाइड को बनाने में कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे जाते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि 3 या 4 बुक्स में से देखना पड़ता है। अगली बात करते हैं तारक काय। यह कहां पाया जाता है? यह पाया जाता है आपका केंद्रक के पास। पहली बात तो आपको ये ध्यान है, ये आपका केंद्रक है, ये आपका तारक काय है, ठीक है।
दूसरी खास बात मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको, बहुत बार, क्या सर, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसकी संरचना, इसकी संरचना तारक इकाई की कैसी होती है, बना देते हैं कुछ इस प्रकार से। इसकी संरचना बैलगाड़ी के पहिए, बैलगाड़ी देखी है, बैलगाड़ी, गांव वाले जानते होंगे बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी के पहिए के समान। आजकल तो ये बैलगाड़ियां भी गांव से धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। तो बैलगाड़ी के पहिए के समान। चलिए, बनता कैसे है तारक इकाई? दो तारक केंद्र। कौन से केंद्र? दो तारक केंद्र। जो तारक केंद्र होते हैं, पहले अपने तारक केंद्र की बात कर लेते हैं। तारक केंद्र ये होते हैं कुछ बेलनाकार आकृति के। कैसे? बेलनाकार आकृति, यानी कि इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने तारक केंद्र बनाई है ना, ये, ठीक है। तो दो तारक केंद्र, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, मिलकर तारक केंद्र की संरचना कैसे? बेलनाकार। ये आपको ध्यान हो किसकी? तारक केंद्र की। अब दो तारक केंद्र मिलकर तारक इकाई बनाते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब दो तारक केंद्र आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के लंबवत मिलते हैं। समझिए इस बात को, यानी कि मान लीजिए ये एक तारक केंद्र है और ये एक तारक केंद्र, एक दूसरे के लंबवत मिलते हैं। यहाँ पे भी आप थोड़ा सा देख सकते हो, एक दूसरे के ये लंबवत है, तभी तो ये बैलगाड़ी के पहिए के समान इसकी संरचना होती है। वो लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, ठीक है दोस्तों। दो तारक केंद्र, यानी कि एक तारक केंद्र ऐसे जुड़ेगा और एक तारक केंद्र उससे जुड़ेगा, इस तरह से वो तारक इकाई बनाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा तारक इकाई को देख लीजिए। ये होता है एक प्रोटीन की निर्माण संरचना। इसमें होता है प्रोटीन, जिसे आप क्या बोलते हो? धुरी। क्या बोलते हो? धुरी बोलते हो, ठीक है। और ये होते हैं जो आपके तारक केंद्र होते हैं। ये एक तारक केंद्र, ये एक तारक केंद्र, ये एक तारक केंद्र। इस प्रकार से ये एक के साथ एक दूसरा कितने डिग्री कोण पर जुड़ा है? 90 डिग्री कोण। जिससे जुड़ा होता है उसे बोलते हैं ट्यूबिलिन सूत्र। क्या बोलते हैं? ट्यूबिलिन सूत्र बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, कोशिका विभाजन में यह सहायता करता है। कौन सहायता करता है? तारक कायन। तारक काय, जो आपका तारक काय होता है ना, वो जब अपने सेल डिवीजन पढ़ेंगे, शायद अगला चैप्टर अपने सेल डिवीजन ही करें, तो सेल डिवीजन जब पढ़ते हैं तब उस सेल डिवीजन में क्या होता है, कोशिका जो आपका विभाजन होता है ना, तो उसमें ये हेल्प करता है। किसमें? गुणसूत्रों को किनारों पर जाते हैं, वो सारी रामकहानी अपने उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो तारक काय उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने केंद्रक पे। किस पे? केंद्रक पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत बार बता दिया मैंने केंद्र के बारे में, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अपने अच्छे से कर रहे हैं तो अच्छे से ही करेंगे, ठीक है। केंद्र, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं जी? एक अन्य नाम होता है इसका न्यूक्लियस या नभ, ठीक। न्यूक्लियस या नभिक बोलते हैं इसे, ठीक है। पहली बात क्लियर। अगली बात करते हैं, खोज किसने की थी? खोज की थी सर रॉबर्ट ब्राउन ने। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? रॉबर्ट हुक। कौन था? रॉबर्ट हुक, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी 1831 में, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, एक बार इसको छोड़ दो। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसकी और क्या खास बात है? कोशिका का निर्देशक बोलते हैं इसे, यानी कि यही कोशिका को निर्देश देता है। जैसे हमारे घर में, हमारे घर का मुखिया कौन होता है? हमारे पापा होते हैं, तो वही तो मतलब पूरे घर को हैंडल करते हैं, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना, ठीक है। तो कोशिका का भी हैंडल कौन करता है? केंद्र करता है, यानी कि कोशिका को निर्देश देता है कि आप ऐसे कीजिए, आप ये काम कीजिए, आप वो काम कीजिए, ये कोशिका को ये काम करना है, इस कोशिका को ये काम करना है, और उसका पूरा नियंत्रण रखता है। कोशिका का मस्तिष्क भी, यानी कि कोशिका का दिमाग में, इसे आप कह सकते हो किसे? केंद्र को। कोशिका का नियंत्रक, यह भी मैंने आपको बता दिया। निदेशक भी यही है और नियंत्रक भी यही है। अब इसके कुछ भाग देख लेते हैं, अपने डायग्राम से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, केंद्रक आवरण, पहले अपने केंद्र का आवरण बना, ठीक है जी, बना लिया। छोटा है ना, इतना छोटा ही होता है,
ठीक है। केंद्रक आवरण ये होता है जी दोहरा आवरण, यानी कि दो आवरण होते हैं इसके। एक और बना देते हैं अपने, क्या अपने बोर्ड है, अपने मार्कर है, बनाने में क्या जाता है, दोहरा आवरण। इसके बीच में स्थान कितना होता है, इसके बीच में स्थान होता है जी 10 से 50 नैनोमीटर, यानी कि ये जो बीच में खाली जगह बची हुई है दोनों झिल्लियों की, ये स्थान होता है 10 से 50 मीटर। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, यानी कि ये जो स्थान है, ये इन दोनों के बीच में जो स्थान है, इसे आप क्या बोल सकते हो, इसे बोलते हैं परिकेंद्र की अविकाश, परिकेंद्र की अवकाश। ठीक है दोस्तों, पहली बात क्लियर। अब केंद्र का आवरण दोहरा आवरण होता है, दो बना दिए मैंने। अगली बात, यह केंद्र छिद्र वह केंद्र द्रव्य के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। यहाँ पे ये बना दिया हमने, केंद्र मध्य आदान प्रदान करता है। देखिए, यानी कि किसकी बात कर रहा है, ये दोहरा आवरण है, तो ये आपका क्या है, यहां पर आपका क्या है, केंद्रक द्रव्य है। ये आपका क्या है, केंद्रक द्रव्य, और ये आपकी है केंद्रिका। ठीक है, केंद्रक द्रव्य, और क्या बोल रहा है कि केंद्रक छिद्र, यानी कि यहां पर एक छिद्र होता है, तो इसके मध्य पदार्थों का क्या करता है, ये आदान प्रदान करता रहता है। ठीक है, केंद्रक छिद्र और केंद्रक द्रव्य के बीच में ये आदान प्रदान करता रहता है। अब वो पदार्थ कौन कौन से हैं, यानी कि पदार्थ के आदान प्रदान तो मैंने बता दिया, ये आपका केंद्रक छिद्र बना दिया मैंने, ये केंद्रक द्रव्य बना दिया, और ये केंद्रक छिद्र बना दिया। इसमें से पदार्थ यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, और वो पदार्थ है कौन सी, वो आपको थोड़ा सा देखने हैं। वो पदार्थ आपका आरएनए हो सकता है, प्रोटीन भी होता है, खनिज लवण होते हैं, और एंजाइम्स होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन से, आरएनए, प्रोटीन, खनिज लवण और एंजाइम्स, इनका क्या करते हैं, ये आदान प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं अपने आगे केंद्रक द्रव्य की। इसमें क्या होती है, इसमें केंद्रिका होती है, और होते हैं सर क्रोमेटिन। क्या होते हैं, केंद्रिका और क्रोमेटिन। ठीक है जी, केंद्रिका, केंद्रिका की बात कर लेते हैं अपने। पहली बात, यह आरएनए व प्रोटीन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, आरएनए व प्रोटीन का निर्माण करती है, और किसका निर्माण करती है, राइबोसोम की फैक्ट्री, यानी कि ये राइबोसोम को भी केंद्रिका बनाती है, राइबोसोम को बनाती है, राइबोसोम को बनाती है। कोशिका में राइबोसोम होते हैं ना, तो उसको भी आपकी ये केंद्रिका बनाती है। देखो, यहां पर आपको इस तरह से झिल्ली दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में मैंने झिल्ली बनाई नहीं है, क्योंकि ये झिल्ली होती नहीं है। ठीक है, तो यह है एक झिल्ली वहीन कोशिकांग होता है, यानी कि झिल्ली वहीन कोशिकांग कह सकते हो, या झिल्ली वहीन संरचना कह सकते हो। किसको, केंद्रिका को, क्योंकि अपने केंद्रिका की बात कर रहे हैं ना, कि यह आरएनए व प्रोटीन का निर्माण करती है, राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। अब बात करते हैं अपने क्रोमेटिन की। किसकी बात कर लेते हैं, क्रोमेटिन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। क्रोमेटिन कोशिका के केंद्रक में, यानी कि यहां पर किसके केंद्रक की बात हो रही है, कोशिका के केंद्रक में, और कौन सी, मानव कोशिका की बात हो रही है, ह्यूमन बॉडी की मानव कोशिका की बात। तो मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, सर गुणसूत्र पाए जाते हैं 46। कितने पाए जाते हैं, 46, जो 23 आते हैं माता से, और 23 आते हैं जी पिता से। 23 माता से और 23 पिता से। ठीक है, 23 माता से और 23 पिता से, ये 46 गुणसूत्र होते हैं मानव कोशिका के अंदर। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, 46 गुणसूत्र, या इसको आप 23 जोड़े भी कह सकते हो। कितने जोड़े, 23 जोड़े। ठीक है जी, अब देखो, क्रोमेटिन की खोज किसने की थी, आपकी फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी, फ्लेमिंग ने। कैसे की थी, कि केंद्रक की खोज हो गई थी। केंद्रक की खोज के बाद, इसकी खोज के बाद, केंद्र की खोज के बाद फ्लेमिंग ने केंद्रक में केंद्र को अभिरंजित किया। तो उसे अभिरंजित करने के बाद केंद्रक में उसे क्षारीय द्रव्य मिला, क्षारीय पदार्थ, क्षारीय द्रव्य मिला, जिसे उसने क्रोमेटिन नाम दिया। यानी कि सीधी सी बात आपको पूछ सकता है कि क्रोमेटिन की खोज किसने की थी, तो सर क्रोमेटिन की खोज हमारे फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, अब क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और क्षारीय प्रोटीन, डीएनए में क्षारीय प्रोटीन, और इस क्षारीय प्रोटीन को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। और इसके अलावा आरएनए पाया जाता है, और इतर प्रोटीन भी मिलता है। यानी कि कुछ क्रोमेटिन में क्या क्या पाया जाता है, मैं लिखता ना चाहता हूं। क्रोमेटिन देखो साइड में थोड़ा सा, क्रोमेटिन में क्या क्या पाया जाएगा, डीएनए पाए जाएंगे, हिस्टोन पाया जाएगा, इतर हिस्टोन, और आरएनए। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक चीज बताता हूं, डीएनए क्या,
डीएनए। मानव कोशिका यानी कि मानव शरीर की एक कोशिका। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में, ठीक, कहानी में ट्विस्ट क्या है? क्या आप अपनी कोशिका को खुली आंखों से देख सकते हो? बताइए। नहीं सर, हम तो ना तो खुली से देख सकते हैं और ना ही बंद से देख सकते हैं, है ना। तो देखो, अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते तो कैसे देखेंगे? अपने देखते हैं माइक्रोस्कोप में। कौन से स्कोप में? माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में आप जिस सेल को, मतलब खुली आंखों से जिस सेल को आप देख नहीं सकते, उस एक सिंगल कोशिका में भाई साहब 2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है। अब आप कहोगे फेंको सर, अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। मैं नहीं फेंक रहा ये, और ये फेंकने वाली भी बात नहीं है, ये रियलिटी है। जब आप 12th क्लास की बायोलॉजी पढ़ते हो, चैप्टर नंबर 6 डीएनए, उसमें आपको ये चीज बताई जाती है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 12th क्लास की बायोलॉजी, डीएनए टॉपिक का नाम है, तो उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये चीजें बताई जाएगी। लेकिन यह वास्तविकता है कि मानव शरीर की एक कोशिका में 2 मीटर लंबा डीएनए फिक्स रहता है, ठीक है। तो आपको विस्तृत अध्ययन अपने जब डीएनए टॉपिक करेंगे 12th क्लास की बायोलॉजी, पहले 11th क्लास, पहले 10th की कंप्लीट करेंगे, फिर 11th की, फिर 12th की, तब आपको ये चीजें पूरी मैं डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन या विभाजित कोशिका में दिखाई देते हैं। अगर आप गुणसूत्र को देखना चाहोगे तो नॉर्मल कोशिका में आपको गुणसूत्र नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो क्रोमेटिन जाल के रूप में होते हैं। कौन से जाल के रूप में होते हैं? क्रोमेटिन जाल के रूप में होते हैं और उलझे हुए होते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तो अलग अलग स्टेप आते हैं, प्रोफेज आती है, मेटाफेज आती है, एनाफेज आती है, टीलोफेज आती है। तो जब इन चारों अवस्थाओं में आप गुणसूत्र को देख सकते हो, तो पहली अवस्था में आपको गुणसूत्र को देखने का थोड़ा बहुत अनुभव हो जाता है। प्रोफेज में, मेटाफेज, इन दोनों में आप गुणसूत्र को देख सकते हो। बाकी कोशिका विभाजन करेंगे तो अपने आप को और अच्छे ढंग से मैं समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आएगा। बस थोड़ी सी गुणसूत्र की संरचना वो देख लेते हैं क्या होती है। ये होता है हमारा सिंगल गुणसूत्र, ठीक है। यह एक बिंदु द्वारा जुड़ा होता है जिसे बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु, और ये इसकी भुजाएं होती हैं। इस पर होते हैं जो हमारे डीएनए, जीन, डीएनए सारे इसी पर गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये आपस में उलझे हुए होते हैं, और गुणसूत्र की उलझी हुई संरचना आपकी क्रोमेटिन कहलाती है, ठीक है। यहां पर बेटा जी अपना कोशिका चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक अपने करेंगे कोशिका विभाजन। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया आपको समझाने का, ठीक है। तो क्लासों को ज्यादा से ज्यादा देखना है, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को सपोर्ट करना है, सभी क्लासों को सपोर्ट करना है, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप इसका भी मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब, ठीक है। तो जैसे भी आप क्लास को देख रहे हो तो अपनी क्लास को स्टेटस पे डाल दिया करो, ठीक है। क्योंकि देखो कोचिंग्स की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, अपने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हर चीज जरूरी है, ठीक है। डिसिप्लिन जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन से घर पे बैठ के लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी कर रहे हो तो भी आपका आराम से, क्योंकि मैटर वही है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें मेरा भी फायदा है। क्या फायदा है सर? आपको पढ़ाने से मेरे ये चीजें ज्यादा और ज्यादा मतलब इंप्रूवमेंट होती है। मैं खुद में इंप्रूवमेंट लाना चाहता हूँ, इसलिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। अगले टॉपिक के साथ कोशिका विभाजन या इससे जल्दी आपका कोई और एग्जाम है जिसमें आपके लिए टॉपिक नहीं हुआ तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक आप यहां से कीजिए, या मैं आपको वो टॉपिक करवा दूंगा जैसे भी होगा संभव। नोट से, अगर मेरे से नोट से जल्दी प्रोवाइड हुआ, जैसे भी आपको आपके लिए सेटिस्फाइड मुझे लगा, मैं आपके लिए वो करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को सपोर्ट करना है, शेयर करना, और इसका जो आपका क्या कहते हैं हिंदी में आप बोल सकते हैं, जो आपका इसका अनुभव है इस क्लास का, वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।